नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। वो 39 दिनों का दौर था जब जिक्र लोकपाल का था और इस वक्त 1 बरस पूरे होने को आ गए। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी रिपोर्ट कार्ड जिसके जरिए जनता से पूछा गया, जाना गया और यह समझने की कोशिश की गई कि 1 बरस के भीतर केजरीवाल सरकार कभी आंदोलन का जिक्र, कभी सपने जगाने का जिक्र और कभी इन सब के बीच आगे के ताने बाने बुनते हुए एक नई उड़ान की दिशा में बढ़ते कदम। क्या है 1 बरस के भीतर का सच और जनता की राय में वो कहां तक, किस रूप में सही गलत क्या बैठता है, सब कुछ बताएंगे आज। मोड और इंडिया टुडे ग्रुप का ये पूरा सर्वे है जो किया गया है और ये दिल्ली में तमाम वैसे लोगों से पूछा गया है जो अलग अलग तबके के बीच में है। लेकिन इन सारी स्थितियों के बीच हमें लगता है सबसे पहले लोगों के जहन में क्या है जो मौजूदा वक्त में दिल्ली की प्रशासन, दिल्ली की सरकार, दिल्ली की सत्ता, उसके टकराव सब कुछ देख समझ रहे हैं। कपिल, क्या राय है 1 बरस पूरे होने को हुए, राय क्या है लोगों की? बिल्कुल प्रसून जी, और मैं इस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी में ही खड़ा हूं और सीधे हम लोगों से ही पूछते हैं, बताइए 1 साल पर आपकी राय क्या है? कमाल हुआ है, बवाल हुआ है? बहुत बढ़िया कमाल हुआ है। आप बताइएगा 1 साल में क्या आपकी राय? 1 साल में मेरी राय यही है, केजरीवाल जी ने समस्या का समाधान नहीं करके समस्या को और ज्यादा उलझा दिया। सिर्फ टकराव की राजनीति की है, काम करने के बजाय सिर्फ टकराव की राजनीति की। एक सवाल कपिल किसी से पूछिए, कमाल हुआ था क्योंकि ये वही कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से शीला दीक्षित भी जीती थी। कपिल, किसी को शीला दीक्षित याद है या भूल गए? बिल्कुल, और बहुत दिलचस्प सवाल है। आप बताइएगा, केजरीवाल जी आपके विधायक हैं कि शीला दीक्षित भी यहाँ से चुनाव जीतती रही थी, याद है आपको? बिल्कुल देते रहे हमने कांग्रेस। अब याद आती है, अब याद है कहीं को, या भूल गए? मगर हमारे लिए किसी ने कुछ करा नहीं है। इन सब के बीच हम शुरुआत करते हैं। पहला सवाल यही है, आम आदमी पार्टी, अच्छा मेथोडोलॉजी पहले हम बता देते हैं। ये दरअसल जीएफके मोड का सर्वे है, इंडिया टुडे ग्रुप साथ मिलकर किया है। 1000 चुनिंदा लोग और 1000 में से हर तबके को पकड़ा गया है इसमें, यानी वो गरीब भी होगा, वो किसान भी होगा, वो उच्च मध्यम वर्ग का भी होगा, मिडिल क्लास का भी होगा, झोपड़पट्टी में रहने वाला भी होगा और सरकारी कर्मचारी भी होगा और निजी तौर पर खासी संपत्ति रखने वाला शख्स भी होगा। 50 कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग जगहों पर 50 क्षेत्र चुने गए और वहां पर यह पूछा गया है। उम्र जाहिर है, सभी वोटर 18 बरस से ज्यादा। इसलिए पहला सवाल यही कि इस सरकार का कामकाज कैसा रहा? अच्छा, औसत, खराब, ये 3 दृष्टि है। अच्छा 43% लोगों की राय है, औसत 31% और खराब 26%। एक लिहाज से कहा जाए तो अच्छा और औसत जो है दोनों मिलकर लगभग 70% होते हैं, खराब जो कह रहे हैं वो 26% है। आम आदमी पार्टी के विधायकों का कामकाज कैसा, जरा ये देखिए, बड़ा रोचक है। 39% सिर्फ खुश हैं अपने विधायकों से और 31% खुश नहीं है, यानी सरकार के कामकाज से कम स्थिति बन रही है विधायकों की। तो विधायक की पहचान अभी भी केजरीवाल हैं, ये एक, और दुखी 26% हैं। बतौर सीएम कामकाज 48% लोग की राय है अच्छा है, औसत 28%, खराब 24%। तो खराब की लकीर खासी नीची, अच्छा और औसत 28%। हम इस 3 स्थिति में हम इस पे चर्चा शुरू करें। तमाम नेता जुड़ चुके हैं, तीनों पार्टियों के नेता, आम आदमी पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की नेता सबसे पहले आ गई थी, ये बताना जरूरी है, बाकी 2 थोड़े से विलंब हो गए। लेकिन इनके पास जाएं, एक सवाल और लेंगे, सरकार के दावे से कितने सहमत? क्योंकि दावे का मतलब ये था कि जो आप मैनिफेस्टो में जिक्र कर रहे थे, जब आप शपथ ले रहे थे तब जिक्र कर रहे थे, सरकारी सेवा में सुधार 44% लोगों की राय है। सेवा में बदलाव नहीं, 47% लोगों की राय है, जो चला आ रहा था वैसे है। और सेवा स्तर में गिरावट, ये 9% की राय है। अब यहां से बात चर्चा की शुरुआत करते हैं। रागिनी नायक जी, जो खराब दुखी का हिस्सा है वह 25% के इर्द गिर्द घूम रहा है और अच्छा और औसत जो है वो लगभग 70-80% तक जा रहा है। क्या राय है? ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर
था इंतजार जिसका ये वो शहर तो नहीं। अब आप देखिए कि जो प्रचंड बहुमत मिला और लोकप्रियता के जिस उफान के साथ आम आदमी पार्टी आई, आपने खुद कहा कि शीला दीक्षित जी के 15 साल के बाद करीब 35% लोग दुखी थे और एक ही साल के अंदर 26% लोग दुखी हो गए। आंकड़ों के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है प्रसून जी कि उनको किस तरीके से पढ़ा जाए, किस तरीके से व्याख्या की जाए, वो पूरा मतलब ही बदल देती है। अब पहला जो आपने आंकड़ा यहाँ पर दिखाया, समझती है जो हम लोग बोलते हैं आंकड़ों के लिहाज से। हाँ, मैं भी कुछ उसका विश्लेषण कर दूं, हालांकि सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, फिर भी आम आदमी पार्टी सरकार का परफॉर्मेंस रेट किया, आपने कहा कि अच्छा था 43%, औसत और खराब को मिलाएं तो 47% बनता है। सीएम की तरह, चीफ मुख्यमंत्री की तरह क्या किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा, अगर औसत और खराब को मिलाएं तो 52% बनता है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके डोर स्टेप पर, आपके दरवाजे पर असल में नीतियों का क्रियान्वयन कौन कर रहा है, वो आपका विधायक है। उसके लिए तो 57% लोग जो हैं वो खुश नहीं हैं और बहुत नाराज हैं, ये सामने आ रहा है। आप केजरीवाल के साथ औसत जोड़ना पसंद नहीं कर रहे? नहीं, तो मैं तो ये कह रही थी कि जो वैकल्पिक राजनीति की परिकल्पना आम आदमी कर रहा था उसमें औसत और खराब नहीं था, बहुत कुछ बहुत अच्छा होना था। यदि उस मापदंड से आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि उम्मीद अब थोड़ी नाउम्मीद में बदल रही है और आशा निराशा में बदल रही है। और जो एक बहुत, जो जैसा मैंने कहा, जो लोकप्रियता थी, जो सपोर्ट था, जो प्यार था, विश्वास था, वो अब उसका ढलान का दौर आपको पहले ही साल में देखने को मिल गया। विजेंद्र जी, पहला कदम है, 5 कदम चलने हैं, पहला कदम है, और इस पहले कदम में कांग्रेस की राय है कि जो बीच की स्थिति रहती है उसको आप उनके खिलाफ मानिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा वोट मिले थे, बहुत ज़्यादा विधायक जीते, यार सभी जीत गए थे। सवाल खाली ये है कि जो आखिरी सवाल था, सरकारी सेवा में सुधार 44% लोगों की राय और बदलाव नहीं 47%। देखिए प्रसून जी, एक बात आप समझ लीजिए, ये 1 साल होने पर इस सरकार की इतनी चर्चा जो हो रही है, क्यों हो रही है? उसका कारण ये है कि जब ये लोग सत्ता में आए थे तो ये कह कर के आए थे कि राजनीति बदलने आए, और लोगों ने उस पर विश्वास किया था कि राजनीति बदलने के लिए जो पार्टी आई है हम उसको वोट देंगे। तो और बदली वो नहीं राजनीति, इससे पहले शीला दीक्षित लड़ती थी पीएम से। एक मिनट, वही हम कह रहे हैं ना, तो बदल रही है राजनीति, यही हमारा कहना है। किस दिशा में? एक सेकंड, वो मैं अलग से व्याख्या कर लेंगे। वो आपने कौन सी आशा जगाई थी, किस लेवल की बात की थी, और लोगों ने उसको मान करके आपको जो वोट किया था, इतना बड़ा प्रतिशत आज तक दिल्ली में किसी एक दल को कभी नहीं मिला, और सीट तो कभी मिली नहीं देश में शायद किसी एक पार्टी को। आपकी राय भी है कि जितना बड़ा बहुमत मिला उस लिहाज से काम नहीं हुआ? नहीं, जितना प्रतिशत मत और विश्वास था एक ही वर्ष में, उसमें भारी कटौती हो गई। सबसे बड़ी कामयाबी जी ये दिखाया जाए, सबसे बड़ी कामयाबी इस पार्टी के लिए क्या रही सत्ता में आने के बाद? मुफ्त बिजली पानी, 65% लोगों की राय है, और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा। ये मुफ्त दवा तब किया गया जब कहा गया कि पुल देखिए सस्ते में बन गया, जो लागत थी उसके पैसे को डाइवर्ट करके अब हम दवाइयों में कर रहे हैं। राघव चड्ढा जी, किस रूप में आंकते हैं सरकार आप ही की? हालांकि आप मंत्री नहीं हैं, लेकिन फिर भी आंकते किस रूप में हैं? क्योंकि 2 सवाल निकल कर आए हैं। पहला सवाल ये, सफलता का पैमाना बड़ा था लेकिन सर्वे में पैमाना वो कम रहा है। दूसरी स्थिति, अगर औसत और खराब को मिलाते हैं तो ये भारी पड़ रहा है केजरीवाल सरकार पे। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि एक भारी बहुमत से सरकार बनी और हमें अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। उसी के चलते जब आपने ये सवाल पूछा कि हमारी सबसे बड़ी सफलता क्या रही इस सरकार की, तो जो हमारी मूलभूत वादे थे, जो इंसान की डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए वादे थे, जैसे कि बिजली, जैसे कि पानी, जैसे कि शिक्षा, जैसे कि स्वास्थ्य, उसमें आप देख रहे हैं इस सरकार का बहुत बड़ा एक तरीके से प्रायोरिटाइज करा है उसको, और उस पर डिलीवर भी करा है। हमने आते ही बिजली के दाम आधे कर दिए, आते ही पानी मुफ्त कर दिया, शिक्षा के स्तर में बढ़ा रहे हैं, बिजलियां, दवाइयां जो बहुत महंगी बिका करती थी उसको सस्ती कर दिए, दवाइयां मिलती ही नहीं थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दवाइयां मिलनी शुरू हो गई। तो इस प्रकार की जो पहले तो जो मूलभूत सुविधाएं थी वो जनता तक पहुंचाई। सबसे बड़ी नाकामी क्या रही, खासतौर से मैनिफेस्टो से लेकर चुनावी भाषण और कहीं ना कहीं आंदोलन में भी साथ जुड़ते हुए जिन मुद्दों को उठाया गया, उसमें सबसे बड़ी नाकामी, आइए जरा देख लीजिए। सबसे बड़ी नाकामी केजरीवाल सरकार की महिला सुरक्षा और बुनियादी ढांचा,
ये दो निकल कर आए सवाल, जिसमें कहा गया कि इसको लेकर राघव चड्ढा जी मानते हैं इसे? देखिए, महिला सुरक्षा की जहाँ तक बात है, दिल्ली सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जिनका मैं आपके समक्ष विवरण करना चाहूँगा। पहली चीज़, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने 40,000 डार्क स्पॉट्स का दिल्ली में आइडेंटिफिकेशन करा, वहाँ पे लाइटिंग प्रोसेस चालू है। महिला सुरक्षा दल का गठन हुआ, लगभग 4,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बसों में तैनात हैं, 500 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हॉस्पिटल्स में तैनात हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए ई रिक्शा को परमिट दिया गया। कई प्रकार के महिला सुरक्षा दल, सीसीटीवी कैमरा, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, कई प्रकार की चीजें दिल्ली सरकार ने करी। इन सब चीजों को यदि आप जोड़ के देखें, ये सब चीजें दिल्ली पुलिस और जो लॉ एंड ऑर्डर शाखा होती है उसको सप्लीमेंट करती हैं। दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है काफी हद तक कि महिला सुरक्षा, चोर डकैती, ये जो तमाम चीजें जो आती हैं सामने, क्राइम रेट बढ़ रहा है, उसको उस पर नियंत्रण पाना। दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं अपने पूरे कामकाज में फेल होती नजर आ रही है। आज जो आंकड़े, और ये बिल्कुल जनता का मूड दिखलाता है जी। देखिए, राजनीति में ये नहीं हो सकता कि मीठा गप गप कड़वा थू थू, कि भाई जो अच्छा है वो हमने किया और जो नहीं हो पा रहा है उसकी जिम्मेदारी अब किसी और के माथे पर मर दें। पहली बात। अब मैं पहले सफलता पे इनकी एक टिप्पणी दे दूं। बिजली पानी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो सब्सिडी को गलियाते रहते थे। यही नहीं, पूंजीवादी मानसिकता के साथ उसको जोड़ते थे और कहते थे कि जो हम डिस्कॉम्स हैं उनका ऑडिट करा के भ्रष्टाचार कम करके पैसा बचाएंगे और उससे जो है बिजली पानी की दर कम होगी। लेकिन आज 2,000 करोड़ रुपया पब्लिक एक्सचेकर से जा रहा है सब्सिडी में कि नहीं जा रहा है? पब्लिक परसेप्शन की जहां तक बात है, एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए। ऑप्टिक्स की बात है नंबर 1, आउटकम की बात है तो नील बटा सन्नाटा, 0 यही इसकी कहानी रही है पूरी सरकार की। अब महिला सुरक्षा की बात करती हूं। 181, एक मिनट, जहां पर कॉन्फ्रंटेशन हो, विवाद हो, टकराव हो, उस बात को बार बार उठाना। दिल्ली पुलिस नहीं मिल रही, अरे आपको पहले भी पता था कि दिल्ली पुलिस मिलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आपने जब वादा किया था तो क्या यथार्थ जी रोक रहे हैं, हम तुरंत लौट रहे हैं, फिर एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, तुरंत लौट रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दे दिल्ली सरकार के साथ किस रूप में जुड़े हैं, जिन मुद्दों को लेकर सर्वे किया गया, उन लोगों के से बता दिया गया था पहले कि दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार के 1 बरस और इस 1 बरस में उपलब्धियां कितनी? अगला सवाल ये था जिसको लेकर बड़ी उपलब्धि तमाम लोग कह रहे हैं, ऑड इवन को लेकर देखिए क्या राय निकल कर आई। शानदार आइडिया, 56% की राय है, बहुत ही शानदार। बेकार आइडिया 10%। प्रदूषण कम नहीं हुआ, जिस वजह से इस आइडिया को लाने का जिक्र हो रहा था, 11% कह रहे हैं बिल्कुल नहीं कम हुआ। सिर्फ ट्रैफिक पर फर्क पड़ा, फिर वो 51% आ रहा। ये जो स्थिति बन रही है संजय जी, क्योंकि आइडिया शानदार है, 56%, निकलता क्या है? देखिए, दर्शकों के सुविधा के लिए मैं बता दूं, ये 2 सवालों का उत्तर जो है एक स्लाइड में जोड़ दिया गया है। एक सवाल है शानदार आइडिया, बेकार आइडिया, जिसपे 56% कहते हैं शानदार आइडिया और 10% कहते हैं बेकार आइडिया, और बाकी सारे ऐसे लोग रहेंगे जो कहेंगे हमें कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं। दूसरा है, क्या इससे ट्रैफिक पर फर्क पड़ा या प्रदूषण कम हुआ, जिसपे 51% लोग कह रहे हैं ट्रैफिक पर फर्क पड़ा और प्रदूषण कम नहीं हुआ 11%। बाकी सारे लोग होंगे जो कहते होंगे हमारी इसके बारे में कोई राय नहीं है। साफ दिखाई पड़ता है बड़ी संख्या में लोग इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि ऑड इवन किस रूप में लागू हो, हमेशा लागू हो। अगला सवाल उसके साथ ही जुड़ा हुआ था, किस रूप में लागू हो। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि दिल्ली सरकार ने जो अपना सर्वे कराया उसमें भी 81% लोग कह रहे थे और हमारे सर्वे में भी 81% आ गया है। ये आइडिया कहां से आया था? क्योंकि ये ना तो मैनिफेस्टो में था ना कुछ, कहां से आ गया था? सर्दियों के मौसम में जब फॉग भी होता है, डस्ट भी आती है, और वो जहां तक जो हमारा ब्रीदिंग लेवल होता है वहां पर पोल्यूशन इकट्ठा हो जाता है और काफी प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी डिजीज करता है। इसीलिए उसको कंट्रोल करने के लिए एक शॉर्ट टर्म मेजर अपनाया गया, जो और देशों में भी अपनाया गया है। स्कॉटलैंड में मेरे ख्याल से सबसे पहले अपनाया गया था। उसी प्रकार से दिल्ली सरकार ने इस आइडिया को अपनाया। बीजिंग में भी फेल हो गया, परंतु दिल्ली सरकार ने कैसे इसको सक्सेसफुल करा ये समझना जरूरी है। दिल्ली जनता को इन्वॉल्व, लोगों ने जनता ने करा। मैं पूरा श्रेय जनता को देता हूं। आपको यातायात में जो समस्या है वो कम होती हुई प्रत्यक्ष रूप से दिख सकती है, लेकिन हवा में कितना प्रदूषण कम हुआ है वो बड़ी ही अप्रत्यक्ष चीज है। वो जब तक साइंटिफिक एनालिसिस नहीं होगी नहीं समझ आएगा। लोगों ने सबसे पहले ये कहा कि ट्रैफिक पर फर्क पड़ा है, प्रदूषण कम नहीं हुआ है। लक्ष्य क्या था? आप कहां से चले कहां पहुंचे अलग बात है। ग्रीनेस्ट सिटी का अवार्ड दिया, आज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, तो कहीं ना कहीं कमी तो रह गई और उस कमी की जिम्मेदारी आप फिर नहीं लेंगे, ये बात मैं जानती हूं। आपकी क्या राय है इस पे? कि मकसद तो सरकार को बताना पड़ेगा ना, या एक पॉम्प एंड शो करेंगे आप
आप कहते हैं अप्रैल में हम इसको 15 दिन के लिए लागू करेंगे। अगर कंजेशन की वजह से कर रहे हैं तो 3 महीने में एक बार 15 दिन लागू करने से क्या कंजेशन हमेशा के लिए कम हो जाएगा क्या? पहला सवाल। दूसरा, अगर आप पॉल्यूशन को लेकर के कर रहे हैं तो आपने कैसे ये प्रिडिक्ट कर लिया कि 3 महीने बाद पॉल्यूशन लेवल ज्यादा होगा, वो कम हो जाएगा इससे? एक अगला सवाल दीजिए। जो भ्रष्टाचार को लेकर जागरूकता बढ़ी है, 59% लोगों की राय है जागरूकता बढ़ी है, 36% कहते हैं नहीं बढ़ी है भ्रष्टाचार को लेकर। चर्चा ब्रेक के बाद। करप्शन को लेकर क्या राय है? करप्शन क्या? तो करप्शन को लेकर 51% लोग कह रहे हैं कम हुआ है, बाकी कह रहे हैं नहीं, कुछ कह रहे हैं और बढ़ गया। नहीं, करप्शन जो है इसमें कोई दो राय नहीं है। करप्शन मुद्दा बना है देश में, लोगों ने तभी नए नए एक्सपेरिमेंट किए, लोग करप्शन से त्रस्त थे। ये देश में एक मुद्दा बन गया और उसका आज प्रभाव पड़ रहा है। देश में देखिए, प्रधानमंत्री हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री, दोनों के बारे में लोगों की करप्शन फ्री एक ये मानना पड़ेगा, एक राय तो है ही ना कि भाई दोनों लोग तो करप्शन के चार्ज नहीं फिट। क्या रागिनी जी, करप्शन को लेकर लगता है देश के भीतर एक जागरूकता आ गई है? देखिए, आपने जो आंकड़े दिखाए हैं मैं तो बिल्कुल उससे सहमत नहीं हूं। जागरूकता हो सकता है आ गई हो, वो भी इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के कारनामे ही इतनी चर्चा में रहे कि उसकी वजह से लोग थोड़ा बहुत तो भ्रष्टाचार की चर्चा करने ही लगे। अब आप देखिए कि जन लोकपाल इस तरीके का आया कि उस पे योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण तो छोड़िए, खुद अन्ना हजारे ने इनको फटकार लगा दी। कह रहे हैं बिल्कुल ही टूथलेस जन लोकपाल। 9 महीने तक दिल्ली में लोकायुक्त की नियुक्ति ही नहीं की। 21 MLA ऐसे हैं जो खुद चार्ज शीटेड हैं। आधा कैबिनेट ऐसा है जो कि तड़ीपार भी हो चुका है। एक मिनट नहीं, हमको लगता है 2 पॉइंट का तुरंत जवाब लेना चाहिए। देखिए, वो बात आगे निकल जाएगी। ये लोकपाल, लोकायुक्त और करप्ट कांग्रेस को भी ये संघ की आदत लग गई है झूठा प्रचार करने की। कौन से 21 हमारे चार्जशीट हो गए? अरे औसत कौन सा लोकपाल खराब? अन्ना एक मैडम कंप्लीट कर देखिए, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अब आप सुन लीजिए, आप रेटरिक मत आइए, मैं फैक्ट्स दे रहा हूं। आप क्या फैक्ट देंगे? पुण्य जी देखिए, सुन लीजिए, बोलिए तो। हम शोर शराबे नहीं पूछना चाह रहे थे। जन लोकपाल पे अन्ना हजारे जी ने मुहर लगाया और कहा एक संशोधन कर लीजिए, बाकी लोकपाल वही है जो रामलीला मैदान में पास हुआ और हमने वो पास करा। मैं चुनौती देता हूं, मैं चुनौती देता हूं हमारे एमएलए के बारे में क्या विचार रखते हैं हमको? हम ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो शाउटिंग मैच में नहीं पढ़ सकते। वो चीफ मिनिस्टर की मैडम अनुमति के बाद देखिए, मेरी फितरत में नहीं है चिल्लाना। मैं धीमी आवाज में बात करने वाला व्यक्ति हूं, हमारी बात पर बात करिए। नहीं, क्या अन्ना हजारे ने सहमति दी? अन्ना हजारे जी ने जब लोकपाल बिल पास हुआ उससे पहले बधाई दी और लोकपाल बिल में एक संशोधन करने के लिए कहा। आपके चैनल पे मैंने डिबेट करी और वो संशोधन हमने कहा कमजोर लोकपाल है। बिल्कुल भी नहीं। पॉलिटिकल क्लास के अन्ना हजारे पे भी अगर इनको विश्वास नहीं है, इनके मनीष तिवारी कहते हैं अन्ना हजारे ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट है। कांग्रेस पार्टी अन्ना हजारे को भ्रष्ट क्यों गया? दूसरी चीज देखिए, लोकपाल बिल दिल्ली विधानसभा ने पारित कर दिया, एलजी साहब के दफ्तर में पड़ा है। एलजी साहब और मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स जैसे ही उस पर मोहर लगाएगी लोकपाल की नियुक्ति हो जाएगी। लोकायुक्ता की नियुक्ति दिल्ली सरकार कर चुकी है। लोकायुक्ता की नियुक्ति में विजेंद्र गुप्ता जी खुद उसमें थे। और दूसरी चीज सुन लीजिए मैडम, मैं आपको नहीं रोकता, आपकी आदत नहीं है मुझे रोकना। आप सुन लीजिए, आप तो बीच में लगातार बोलते हैं। आप विधानसभा में शून्य बोलते हैं, अब अगले चुनाव में देखेंगे खिलवाड़ कर रही है। भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई एक बहुत अहम बात मैं उठाना चाह रहा हूं। जनता जानती है केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड भ्रष्टाचार को रोकने में क्या है। एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं, एक वाक्य में बोलना चाहूंगा, शांति में बोलना चाहूंगा। अगर ये चिल्लाते रहेंगे तो कैसे बोलूं? मैं एक सवाल ही पूछना चाहता हूं, जवाब देते हैं। एक लाइन का सवाल है। एंटी करप्शन ब्रांच में मैं एक वाक्य बोलना चाहता हूं पुण्य जी। एंटी करप्शन ब्रांच 1985 से दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम करती है। दिल्ली सरकार की लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार की एक शाखा है, शीला दीक्षित जी के समय भी थी। हमने आते ही उसे मजबूत किया। केंद्र के दखल का आरोप क्या सही है? यह आरोप लगातार अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। सहमत हैं जनता 54% की हां केंद्र का दखल है और 45% लोग कह रहे हैं नहीं। इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल, क्या झगड़ा जो हो रहा है उसने डेवलपमेंट को ही रोक दिया? 64% लोग कहते हैं जी रोक दिया, यानी झगड़ा है, झगड़े की वजह से काम रुका हुआ है, और नहीं है 26%। तीसरा हिस्सा आता है जो कुछ लोगों की और राय है, क्या ये वाकई केजरीवाल कहीं अपनी नाकामी छुपाने के लिए सब तो नहीं करते हैं? विवादों की आड़ तो नहीं। सहमत हैं 51% लोग, असहमत हैं 43% लोग।
एक लिहाज से देखिए, झगड़े के केंद्र में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल हैं और झगड़े की वजह से दिल्ली मुश्किलात में फंसी हुई है, इसे भी लोग मान रहे हैं। और झगड़ा जिससे हो रहा है वह भारत सरकार है। ये एक तीसरी स्थिति थी। चौथी स्थिति भी इसी में हम जोड़ना चाहेंगे, दिल्ली में कानून व्यवस्था। क्या ये ठीक हो गई क्योंकि पुलिस दिल्ली सरकार के पास नहीं है? ये राघव चड्ढा इससे पहले कह रहे थे। कानून व्यवस्था कैसी? 37% लोग कहते हैं बेहतर, 27% कहते हैं खराब, कोई फर्क नहीं 36% खराब, और कोई फर्क में नहीं ले आइएगा तो स्थिति कहीं ज्यादा, ये 60% से ज्यादा होगा। ये एक स्थिति। और इसमें एक सवाल और था, दिल्ली सरकार के अधीन क्या पुलिस हो जानी चाहिए? क्योंकि झगड़े की एक बड़ी जड़ यह भी है। 43% कहते हैं हो जानी चाहिए और 48% राघव जी कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए। अब यहां से आपसे शुरू करते हैं जी। लोगों का मूड देखा, कहां पर कहां चीजें आके अटक गई। अब आप बताइए, झगड़ा केंद्र में है इसी लिहाज से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है या डेवलपमेंट का कोई विजन नहीं है इस वजह से झगड़ा हो रहा है? देखिए, विजन तो दिल्ली सरकार ने अपना 1 साल में दर्शाया भी है, हमारे 70 सूत्री एजेंडा और मैनिफेस्टो में भी आया। परंतु जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो झगड़े की बात जनता भी कर रही थी, आप भी सवाल उठा रहे हैं, इसमें मैं 3-4 फैक्ट्स रखना चाहूंगा, उसके बाद जो सब प्रक्रिया अपनी बयान देंगे उस पर चर्चा करेंगे। पहली चीज, भारत के इतिहास में पहली बारी सीबीआई की रेड एक मुख्यमंत्री के कार्यालय पे कराई जाती है। दूसरी चीज, पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजकर दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा पे कब्जा कर लिया जाता है। तीसरी चीज, सुबह 1 मिनट सर, देखिए मैंने आपको रोका नहीं, देखिए आपने रोका नहीं, 1 मिनट। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुबह 10 बजे एक ऑर्डर पास करते हैं, 4 बजे तक उपराज्यपाल उसे नल एंड वॉइड घोषित कर देते हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी पकड़ा जाता है, 2-3 अधिकारी की हम सस्पेंशन करते हैं, निलंबित करते हैं, केंद्र सरकार उसके निलंबन को रद्द कर देती है। एक ईमानदार अफसर जिसको हम और विभाग भी देते हैं, वैट का कमिश्नर भी बनाते हैं, जैसे एक विजय कुमार की बात ये अक्सर करते हैं, वो वैट कलेक्शन कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सरकार में निभा रहे हैं, केंद्र सरकार उसका तबादला कर देती है। तो कहीं ना कहीं एक केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को डिस्टेबलाइज करने की सारी कोशिशें कर रही है और यह मॉडल वे दिल्ली में तो अपना रहे हैं, साथ ही साथ अरुणाचल में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बिहार में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बंगाल में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यूपी में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। परंतु अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा और अपने इंटरव्यू के माध्यम से भी बताया कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो टकराव है उसमें दीवार बन के खड़े हैं और सारा टकराव खुद झेल रहे हैं ताकि मंत्री बिल्कुल काम कर सके। और वही जो सर्वे आज दिखा रहा है, आज 70 से 80% जनता हमारे काम से खुश है। कुछ लोग कह रहे हैं औसत काम हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा काम हुआ। 80% जनता यदि खुश है वो इसलिए खुश है क्योंकि टकराव जो हो रहा है वो हमारे जो कार्य है उस पर फर्क नहीं पड़ रहा। और यह बात मैं अवश्य मानता हूं कि यदि केंद्र सरकार जो संविधान के तहत दिल्ली सरकार को जिस प्रकार से काम करना चाहिए, जिस प्रकार से उसकी राइट्स और फंक्शंस होने चाहिए, यदि वे ऐसा होना दे तो जितना काम आज हमने किया है इससे 10 गुना काम करेंगे। प्रोफेसर आनंद कुमार, केजरीवाल सामने खड़े हैं देश के, जनता के, सरकार के, वही एक चेहरा है जिन्होंने इंटरव्यू में कहा भी, राघव चड्ढा जी ने बताया कि वही सब चीज अपनी छाती पर बोझ ले लेते हैं। लेकिन वो कौन सी परिस्थितियां रही और आप लोग का नजरिया क्या है इस सरकार को लेकर 1 बरस बाद? देखिए, ये सरकार एक ऐतिहासिक जनादेश से बनी थी जिसकी बुनियाद में भ्रष्टाचार मुक्त शासन की कल्पना थी और लोकतंत्र के नाम पर जो धनतंत्र है, बाबू राज है और नेता राज है, उसको खत्म करके जनता राज लाने का सपना था। इसलिए इस सरकार के मूल्यांकन के लिए हम औसत तरीके से बात नहीं कर सकते। बुनियादी संस्थाओं में जो बदलाव का वादा था, जो घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा था, स्वराज बिल से लेकर के जिससे मोहल्ला सरकार को ताकत मिलनी थी, जो राजीव गांधी के 73वें 74वें संविधान संशोधन से आगे बढ़ने की बात थी, और दूसरी तरफ लोकपाल बिल जिस पर पिछली सरकार को कुर्बान किया गया था, उस पर एक जबरदस्त बहुमत जिसमें कहीं कोई आनाकानी हो नहीं सकती थी बशर्ते काम ठीक से किया जाता। ये जो बुनियादी संस्थागत बदलाव की बात थी उस पर आपको जांचना चाहिए। बाकी तो हर सरकार कुछ पानी बिजली करती है, कुछ महंगाई करती है, कुछ सस्ताई करती है, कुछ भ्रष्टाचारियों को पकड़ती है, कुछ भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देती है। उस तरह से देखने से इस सरकार का मूल्यांकन शायद न्याय संगत नहीं होगा। जिस राय को स्वराज को लेकर जो जिक्र हुआ है और लोकपाल का जो सवाल आया, करप्शन भी सवाल आया,
क्या टकराव सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी के तौर पर है या मजबूती के तौर पर उभर गया है, जो केंद्र से टकराव की बात बार बार आ रही है? देखिए, आपको जनता ने बिल्कुल स्पष्ट जवाब दिया है। जनता कह रही है कि अपनी नाकामयाबियों को, विफलताओं को छुपाने के लिए केजरीवाल सरकार बार बार टकराव की राजनीति करती है। 54% ये कहते हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को परेशान कर रही है। अच्छा कर रही है यार, वो भी यही तो कह कहाँ रही है। दिक्कत है, लेकिन 54% कांग्रेस जनता का कह रही है। विश्लेषण अब फिर ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। सुन लीजिए, देखिए मैं कहती हूँ ताली तो दो हाथों से ही बजती है, एक हाथ से बजती नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने भी लाल किले की प्राचीर से कहा था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, संघीय ढांचे को बढ़ाने की बात, लेकिन उसका प्रमाण दिल्ली में, अरुणाचल में और तमाम जगहों पे देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बार बार अफसरशाही के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ, एसीबी के साथ, एलजी के साथ, केंद्र सरकार के साथ टकराव वाले मुद्दों को उठाकर ये दिखाना अपनी बेचारगी को, और हमारे हाथ बंधे हुए हैं भाई। हम सुबह 10 बजे ऑर्डर पास करें, उपराज्यपाल उसको 5 बजे तक खारिज कर दे। हम अपने हितों के लिए ना लड़ें। आप देखिए, आप क्या बात कर रही हैं? हम अपने हितों के लिए ना लड़ें। हम जो कानून बनाते हैं उसको राजनाथ सिंह जी रोक देते हैं। हम ऑर्डर पास करते हैं, बीच में बोलेंगे तो अगले सेगमेंट में फिर आप बोल नहीं पाएंगे। सुन लीजिए, लोकतंत्र सहमति से, विचार विमर्श से, कहीं ना कहीं समन्वय बना के चलता है। जब लोकपाल बिल संसद में पारित हुआ तो अरुणा राय, केजरीवाल की दोनों की हमने उसमें राय भी ली, एक बड़ा विचार विमर्श किया, उसको पारित किया। लेकिन आप देखिए, आप जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को सबसे बड़ा मुद्दा बताते थे, आप मोहल्ला समिति के पास लोकपाल को लेकर ही नहीं गए। आप सीक्रेट डॉक्यूमेंट की तरह चोर दरवाजे से उसे असेंबली में लेकर आए। कि डेवलपमेंट काम रुक जा रहा है टकराव। यही हमारा कहना है। जनता ने ये भी कहा, दिल्ली की सरकार, केजरीवाल सरकार ने अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए केंद्र सरकार से टकराव का रास्ता अपनाया जी। तो वास्तविकता तो ये है कि सरकार दिल्ली का विकास, पहला तो जनता ने जवाब दिया। आपकी राय क्या, टकराव हो नहीं रहा? टकराव नहीं, टकराव जानबूझ कर। देख, 65 आदेश ऐसे हैं जो इन्होंने निकाले हैं, जो वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं खुले रूप से। केजरीवाल की महत्ता देश के जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित राज्य हैं उसमें तो बहुत छोटी सी स्थिति है, लेकिन वो कौन सी परिस्थितियां हैं कि केजरीवाल क्षितिज पे छा जाते हैं? टकराव ही है क्या? नहीं, टकराव है। और केजरीवाल ने स्वयं कहा कि देखिए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, जिस इंटरव्यू का जिक्र राघव कर रहे थे, कि हमारी सरकार काम कर सके और केंद्र सरकार से जो उस पर प्रहार होता है तो मैं बीच में खड़ा होता हूं। बीच में खड़ा होने का मतलब है जितनी चोट आपको गूंज आपसे ही निकलेगी, जो एक बहुत बड़ा मकसद है। उस सब मीडिया में छाए रहना, हर जगह ये पॉलिटिकल लाभ देता है कि जनता के साथ भी खड़े होने की स्थिति पैदा करता है। दोनों चीजें, पॉलिटिकल लाभ भी मिल रहा है। अगर कोई व्यक्ति दिखाई पड़ता है देश में कि कोई मोदी का मुकाबला कर सकता है, तो बड़ी संख्या में लोगों को लगता है वो केजरीवाल। इसका दूसरा ये वो वजह है जिसके आगे निकलता है। क्या लोकप्रियता का पैमाना यही है, या लोकप्रिय दिल्ली में कौन है? ब्रेक के बाद क्या दिल्ली सरकार को लेकर राजनीतिक तौर पर उससे कहीं ज्यादा अपेक्षाएं थी? 3 सवाल हैं, एक के बाद एक। पहला लेके आया जाए, दिल्ली में या राष्ट्रीय राजनीति में केजरीवाल को कहां जाना चाहिए? राष्ट्रीय राजनीति में जनाब नहीं जाना चाहिए। 79% लोगों की राय है दिल्ली में ही रही। इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल, लोकप्रिय और बेहतर सीएम अगर एक लंबी फेहरिस्त दे दी जाए और कई नेताओं के नाम दिल्ली को लेकर लिए जाएं, तो केजरीवाल उसमें कहां पर रुकते हैं, कहां पर टिकते हैं? लोकप्रियता का पैमाना देखिए, अरविंद केजरीवाल 45% दिल्ली के लोगों की राय है। उसके बाद मनीष सिसोदिया 7%, संभाल भाई वही रहे हैं ऐसा लगता है, लेकिन 7% जनता की राय, यानी परसेप्शन हावी है। शीला दीक्षित रहती तो 18%, मनीष सिसोदिया से बेहतर होती। डॉक्टर हर्षवर्धन होते तो शीला दीक्षित से भी अच्छे होते, वो 24%, लेकिन 24 के ठीक डबल की स्थिति में केजरीवाल टिके हैं। और अजय माकन, ये कांग्रेस का नाम भी है, जो बहुत नीचे 4% है। इन सब के बीच देश के भीतर एक और बहस चल पड़ी है, क्योंकि दिल्ली के बाद अगला चुनाव पंजाब में लड़ना है। इसलिए हर जहन में आ रहा है कि अगर 45% लोग की राय है तो क्या इनको पंजाब जाके जीत जाना चाहिए? 25% लोग कहते हैं तो सीएम का कैंडिडेट बनना चाहिए, लेकिन 71% कहते हैं नहीं बनना चाहिए। बीजेपी कहां रुकेगी, कैसे टिकेगी अगर ये लोकप्रियता का पैमाना है? नहीं, लोकप्रियता तो कम हुई है। आपके जो 45%। हाँ बिल्कुल। देखिए, आप ध्यान करिए, इन्होंने नारा दिया था चुनाव में 5 साल केजरीवाल, यानी कि जो 54% वोट मिला था वो केजरीवाल जी के नाम पर मिला था। आम आदमी पार्टी को उस समय कोई नहीं जानता था। बिल्कुल नहीं। तो केजरीवाल 67 विधायक जो जीते थे वो भी केजरीवाल जी के नाम पे जीते थे। तो 54 से 45% पर 9% पॉपुलैरिटी में कमी आई है।
प्रसून जी, देखिए आपने सही कहा कि बहुत हद तक जो देश की राजनीति है वो परसेप्शन पर आधारित है, लेकिन वो परसेप्शन, वो परिदृश्य जो बनाने की कोशिश की जाती है, उस पर भी यदि काम ना हो तो वो क्षणिक होता है, क्षणभंगुर होता है। और वो आपको दिखा, मैंने शुरू में भी यही कहा कि डाउनस्लाइड तो है। नेता के तौर पर, प्रशासन के नाम पर, टकराव को लेकर राजनीति तौर पर अगर सर्वे का हिस्सा निकालेंगे श्रेष्ठ हैं, लेकिन ग्राफ गिर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल भी नहीं गिर रहा, जितना पिछली बारी था उतना ही है।